हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल नीड टू नेट। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने ऑर्गेनली सीरीज शुरू करी है। तो क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनलीज हैं और इन ऑर्गेनलीज को समझने के लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ता है, तभी हमें ये क्लियर होती हैं। ठीक है, अगर हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी अगर इनको पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें हमारे को कभी क्लियर नहीं होंगी। सेकेंडली कि ये चीज़ें जो हैं वो रिटेन नहीं रहेंगी, तो इनका रिविजन जो है वो रेगुलर टाइम पे आप करते रहिए, ताकि जो है आप इनको भूलें ना। और वीडियो से हम कॉन्सेप्ट तो अच्छा बना ही रहे हैं। तो हमने बहुत सारी ऑर्गेनलीज़ पढ़ ली हैं, बस अब थोड़ी-सी और रह गई हैं हमें पढ़ने के लिए। तो चलिए आज हम एक नई ऑर्गेनली शुरू करते हैं, दैट इज़ योर सेंट्रियोल। आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको जो भी मैं बोलती हूँ या जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, वो आपको समझ आ रहा है। स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई ऑर्गेनली को, दैट इज़ योर सेंट्रियोल। तो आप सेंट्रियोल का यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी वुडन स्टिक्स होती हैं, अगर मैं उनका एक बंच बना के रख दूँ, तो ये वैसा कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी वुडन स्टिक्स हैं जो कि हमने पैरेलली खड़ी करती हुई हैं और हमने एक दूसरे के साथ उनको क्या करके रखा है, रस्सी से बांध के रखा हुआ है। ऐसा आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, तो आपको क्या लग रहा है? देखो, बहुत सारे एक स्टार शेप या एक कार्टव्हील शेप का इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी एक्सप्लेन करके कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो एक-एक चीज़ मैं आपको पढ़ाती भी जाती हूँ और इसको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले तो। तो इसको सबसे पहले जो है वो वेन बेंटन ने डिस्कवर करा था और जिसका स्ट्रक्चर है उसको बोवेरी ने दिया था। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि साइंटिस्ट के नेम आपने हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन की, ठीक है, वो यही होती है। साइंटिस्ट के पूछ लेते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं, और क्योंकि इतनी सारी ऑर्गेनलीज हैं तो याद नहीं रहता कि एक दो तो हम जो मेन मेन इंपॉर्टेंट होती हैं उनको तो हम याद रख लेते हैं, बाकियों की हम लोग याद नहीं रखते हैं। और वही गलती होती है, क्योंकि कई बार यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपका जो एग्जामिनर है वो फ्रेम कर लेता है, ठीक है? तो आपने ये साइंटिस्ट के नेम जो है वो याद रखने हैं। तो हमने क्या बोला, इनको सबसे पहले डिस्कवर वेन बेंटन ने दिया किया था और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बोवेरी ने दिया था। ये क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक छोटे-छोटे माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें कि 9 ट्रिपलेट फिब्रिल्स जो होती हैं वो प्रेज़ेंट होती हैं। 9 ट्रिपलेट फिब्रिल्स का मतलब है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में अब जाऊँ तो हम साथ-साथ में इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितने टोटल ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पे? 9 ट्रिपलेट फिब्रिल्स हैं, ठीक है? और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना सेंट्रियोल्स का, इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये डुप्लीकेट बनाते हैं अपना, मतलब अपनी एक कॉपी बनाते हैं, एस्ट्रल पोल्स बनाते हैं, बेसल बॉडीज़ बनाते हैं। तो मैं जस्ट आपको ऐसे बता रही हूँ कि क्या है ये, बाकी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अभी आगे। तो क्या बोला मैंने, 3 फंक्शन मैंने इसके बताए। पहला तो ये खुद के डुप्लीकेट बनाता है, दूसरा एस्ट्रल पोल बनाता है और तीसरा क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है। नेक्स्ट ये बोलता है कि ये क्या होते हैं, बिना डीएनए के होते हैं, लेकिन हमने अभी तो बोला कि ये रेप्लिकेट करते हैं, इनके पास खुद का डीएनए होता है। तो वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि ये जो इसकी डुप्लीकेट बनाने की या रेप्लिकेट करने की जो कैपेबिलिटी है, ये कौन कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है? क्योंकि इनके पास खुद के पास डीएनए नहीं होता है, तो इसलिए इनकी अपनी अकेले की कैपेबिलिटी तो नहीं है डुप्लीकेट बनाना, ठीक है? फिर किसकी है? बताती हूँ थोड़ी देर में। प्लस ये क्या है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग के बिना होता है, मतलब कि एमेम्ब्रेनस होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इतने ऑर्गेनेलिज़ अभी तक पढ़ा दिए, मैं कभी कह रही हूँ ये डबल मेम्ब्रेनस है, किसी में कह रही हूँ मैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना है। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, उनमें तो कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, ठीक है? वो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, एमेम्ब्रेनस होते हैं। तो ये आपने याद रखनी है ये चीज़ कि ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, एमेम्ब्रेनस है, मतलब इनमें कोई मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट नहीं होती है। क्योंकि ये हमने बोला ये इतने सब माइक्रोस्कोपिक हैं, तो इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, विज़िबल हो जाएँगे हमें लाइट माइक्रोस्कोप से भी। लेकिन अगर हमने सेंट्रियोल्स का इतना डिटेल स्ट्रक्चर अगर देखना है ना, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये आपको सारे यूकेरियोटिक एनिमल्स के सेल में देखने को मिलेंगे, मतलब जितने भी यूकेरियोटिक एनिमल सेल्स हैं, वहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में ये आपको प्रोटोज़ोआ, प्रोटिस्ट, कुछ फंजाइज़ हैं, नॉट ऑल फंजाइज़, सम फंजाई, ठीक है? कुछ फंजाई में भी मिलेंगे आपको, और ऐसे यूकेरियोटिक प्लांट्स जिनमें कि उनकी लाइफ साइकिल में कभी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स रहे हैं या रहे होंगे, तो उनके केसेस में भी आपको जो है वो सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे। सारे जो कि यूकेरियोटिक प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स नहीं मिलेंगे देखने के लिए। बस ऐसे यूकेरियोटिक प्लांट्स जिनकी लाइफ साइकिल में कभी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स रहे होंगे, उनमें आपको जो है वो सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो आपके फर्न्स के एंथ्रोज़ोइड्स होते हैं, आपकी एल्गी के ज़ूस्पोर्स होते हैं, या आपकी कुछ एल्गल फॉर्म्स हैं जैसे क्लामाइडोमोनास जो कि मोटाइल है, उनके केस में आपको जो है सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं। और ये एब्सेंट किस में होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं सभी प्रोकैरियोट्स में, कुछ एल्गीज़ में, कुछ फंजाइज़ में और कुछ एंजियोस्पर्म्स और
हायर जिम्नोस्पर्म्स में। देखो मैंने सम इसलिए बोला है क्योंकि हमने बोला ना अभी कि कुछ एल्गी और फंजाइज में ये प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होते हैं। और रही बात एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की, तो उसमें भी जो भी आपके जिनकी लाइफ साइकिल में फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स रही होंगी, उनमें होंगे, बाकी जिनमें नहीं रही होगी, उनमें ये एब्सेंट होंगे। ये साथ में मैमेलियन आरबीसीज़ में भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि 2 सेंट्रियोल्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, राइट एंगल में रहते हैं और एक-दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये जो 2 एक साथ जो सेंट्रियोल्स का जो एक पेयर प्रेज़ेंट होता है ना, इनको कंबाइन हम क्या बोलते हैं, डिप्लोज़ोम बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये आपका क्या है, एक सेंटर में न्यूक्लियस है। क्या है ये आपका, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। और आपने एंडो मेम्ब्रेन तो पढ़ा ही है सिस्टम, तो ठीक है, मान लो कि ये आपका यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ईआर लगा हुआ है। इसके साथ आगे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, सॉरी नॉट राइबोसोम्स, गोल्गी लगा हुआ है। तो ये जो आपके सेंट्रिओल्स होते हैं ना, ये आपके बिल्कुल न्यूक्लियस के पास प्रेज़ेंट होते हैं। यहाँ पर ये प्रेज़ेंट होंगे, इस एरिया में, इस एरिया के आस-पास ये प्रेज़ेंट होंगे। तो ये कैसे प्रेज़ेंट होते हैं? ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एक ये स्ट्रक्चर मान लो और दूसरा जो है वो इसका बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। मेरा थोड़ा हिल गया। इस तरह से जो है ये प्रेज़ेंट होता है। जो हम ये पूरा स्ट्रक्चर हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, जो इस तरह का कार्टविल शेप का था, वो ये एक है, ठीक है? ऐसे 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक-दूसरे के साथ क्या होंगे, 90 डिग्री पे एसोसिएटेड होंगे और इन दोनों को कंबाइन जो है वो हम डिप्लोज़ोम जो है वो बोलते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाले रीजन में इस तरह के 2 सेंट्रियोल्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ पैरेलली क्या होंगे, 90 डिग्री पे क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे, कॉमन कंबाइन, इनको हम डिप्लोज़ोम बोलेंगे, ठीक है? हम सिर्फ़ अभी जो हमने डायग्राम देखा था ना, वो हमने एक का देखा था, एक स्ट्रक्चर देखा था हमने वैसा। तो वैसे कितने हैं हमारे पास? 2 स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि आप एक-दूसरे के साथ 90 डिग्री पे एसोसिएटेड होंगे और उन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम मिलकर क्या बोलेंगे? डिप्लोज़ोम बोलेंगे। जब सेल डिवीज़न होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी क्या करेगा, ये कॉपी बना देगा। सेल डिवीज़न के टाइम पे क्या होगा ना, जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है? तो जो ये सेंट्रियोल्स है ना, ये भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 सेंट्रियोल्स यहाँ चले जाएँगे, मतलब एक डिप्लोज़ोम यहाँ चला जाएगा, एक डिप्लोज़ोम जो है वो यहाँ चला जाएगा, दोनों एंड्स पे। ठीक है? फिर यहाँ से क्या निकलती हैं? एस्ट्रल रेज़ निकलती हैं। ठीक है? स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है? फिर ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को कैच करते हैं और क्या करते हैं, ए एक-एक पोलर एंड पे जो है उनको लेकर चले जाते हैं। ऐसा ही होता है, अगर आपने सेल साइकिल में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी आप स्पिंडल फाइबर्स का और इनका सेंट्रियोल्स का फंक्शन देख लो, जब हम माइटोसिस, मेयोसिस पढ़ेंगे ना, तब आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना समझ लो कि जब ये होता है, डिवीज़न होता है, उस दौरान पे क्या होता है कि ये जो 2 आपके डिप्लोसोम्स का पेयर है ना एक, ये क्या करता है, अपनी कॉपी बना देता है एक और, तो 2 कॉपीज़ बना दी इसने। फिर उसके बाद क्या होगा, एक जो है वो एक पोल की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा दूसरे पोल की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। जब वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये क्या करेगा, कुछ एस्ट्रल रेज़ बनाएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा। फिर ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम, जैसे ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है? जब क्रोमोसोम भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है आगे, तो कैसे बनता है वो, देखो, एक क्रोमोसोम आपका ये बन जाता है, दूसरा क्रोमोसोम आपका ये, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनता है। फिर जब ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में आके क्या करते हैं, जॉइन करते हैं और इसको क्या करते हैं, अपनी तरफ को खींच के ले जाते हैं। यहाँ पे आपके सेंट्रोमेयर प्रेज़ेंट होते हैं। तो ऐसा जैसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये हमने यहाँ पे कहा कि 2 सेंट्रियोल्स एक-दूसरे के साथ कैसे होते हैं, राइट एंगल पे प्रेज़ेंट होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं और उनके पेयर को डिप्लोसोम कहते हैं। उसके बाद क्या बोलता है ये, जहाँ पर आपके ये स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होता है ना, उसके अराउंड एक अमॉर्फस सा एरिया प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? जहाँ पर कि कोई और ऑर्गेनेली प्रेज़ेंट नहीं होती है। उस एरिया को हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मान लो ये तो आपका एक स्ट्रक्चर बना है ना, इसके अराउंड क्या होगा, कुछ एक इतना सा एरिया ऐसा होगा, ठीक है? जिसमें कि क्या है, अमॉर्फस सा फ्लूइड प्रेज़ेंट है, अमॉर्फस एरिया सा प्रेज़ेंट है। इस एरिया में कोई और ऑर्गेनेली जो है वो प्रेज़ेंट नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया को, जो मैंने बताया कि उसके अराउंड वाला जो एरिया है, स्पेशलाइज़्ड एरिया है साइटोप्लाज़्म का, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर या फिर काइनोप्लाज़्म बोलते हैं, जिसमें कोई सेल ऑर्गेनेली जो है वो नहीं होती है। और इनको जब हम कंबाइन, अगर मैं बात करूँ, जिसमें कि सेंट्रियोल भी आएगा और ये वाला जो सेंट्रोस्फेयर का एरिया भी आएगा, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम कंबाइन, ठीक है? जिसमें कि आपका सेंट्रियोल्स भी आएँगे और ये सेंट्रोस्फेयर वाला एरिया भी आएगा, तो कंबाइन हम कॉमन इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्लियर? लिखा भी है मैंने ऐसा कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है सेंट्रियोल्स का और सेंट्रोस्फेयर का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं या फिर सेंट्रल अपरेटस बोलते हैं। ये जो सेंट्रियोल होता है, अब मैं सेंट्रियोल, अगर मैं सेंट्रियोल बोल रही हूँ तो एक अकेले सेंट्रियोल की बात कर रही हूँ मैं, वो पेयर वाले की नहीं, वो डिप्लोसोम हो जाएगा अगर मैं दोनों को एक साथ बोलूँगी, तो वो डिप्लोसोम है, ठीक है? अभी मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ। जो सेंट्रियोल होता है वो आपका 3 टू 0.5 माइक्रोमीटर तक का लंबा होता है और 0.15 माइक्रोमीटर उसका डायामीटर होता है। ठीक है जी?
फिर मैंने बोला कि जो सेंट्रियोल है वो रेप्लिकेशन करता है, लेकिन ये रेप्लिकेशन कब करेगा? जब आपकी सेल साइकिल का एस फेज़ या सिंथेसिस फेज़ जो है वो चल रहा होगा, उस दौरान जो है ये सेंट्रियोल भी क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा। फिर ये जो 2 सेंट्रोसोम्स बनेंगे, अभी बताया सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर का कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स जो बना वो है। अब जब रेप्लिकेशन हुई, 2 सेंट्रोसोम्स बन गए, वो क्या करेंगे? ऑपोजिट एंड पे मूव कर जाएँगे न्यूक्लियर डिवीजन होने से पहले ही। ठीक है? अभी न्यूक्लियस डिवाइड भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही ये क्या करेंगे? ऑपोजिट एंड पे चले जाएँगे, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम से बताया। वहाँ पर ये क्या बना देंगे? स्पिंडल फो पोल्स जो हैं वो एस्टेब्लिश कर देंगे। फिर सेंट्रियोल की जो रेप्लिकेशन है, एक तो मैंने बोला कि एस फेज़ के दौरान हो रही है सेल साइकिल के। दूसरा, जब सिलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बन रही होती है ना, उस दौरान भी सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन होती है। अब बेसल बॉडी हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आप बस सेंट्रियोल का फंक्शन याद रखो कि जब बेसल बॉडी की फॉर्मेशन हो रही होती है ना सिलिया और फ्लैजिला की, तो उस दौरान भी सेंट्रियोल जो है वो रेप्लिकेट करते हैं। अब ये जो सेंट्रियोल होता है, इसमें 9 फिब्रिल्स प्रेज़ेंट है, पेरिफेरल फिब्रिल्स प्रेज़ेंट है, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम से बताया कि 9 ट्रिपलेट फिब्रिल्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि रन करते हैं पैरेलल एक दूसरे से, लेकिन एक एंगल बना के 40 डिग्री का। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल ही सीधे ही वो रन करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ जॉइन तो नहीं करेंगे वो, लेकिन थोड़ा सा 40 डिग्री एंगल पे जो है वो क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, देन पैरेलली रन करेंगे। समझ रहे हो? इसके बाद जो इनका अरेंजमेंट है वो क्या है, 9 प्लस 0 का अरेंजमेंट है। 9 प्लस 0 का मतलब है कि 9 जो आपके ये फिब्रिल्स हैं, ये पेरिफेरी में प्रेजेंट है, लेकिन सेंटर में कोई भी आपका जो फिब्रिल है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 9 प्लस 0। जब आप फ्लैजिला और सिलिया का स्ट्रक्चर देखोगे, वहाँ आपको 9 प्लस 2 अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। 9 जो आपके ट्रिपलेट्स हैं वो बाहर होंगे पेरिफेरी पे, और 2 जो हैं फिब्रिल्स वो सेंटर पे होंगे। तो जो आपका फ्लैजिला है और जो सिलिया है, उसके केस में 9 प्लस 2 अरेंजमेंट होता है, और सेंट्रियोल्स के केस में 9 प्लस 0 अरेंजमेंट होता है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है इसके अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो अब ये याद रख सकते हैं। इसके बाद बोलता है कि ईच फिब्रिल जो है वो 3 सब फिब्रिल से मिलकर बना है। हमने डायग्राम में देखा अभी, एक फिब्रिल हुआ ये, जो मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर मैं हाइलाइट करूँ, तो ये एक फिब्रिल हुआ, ठीक है? इस फिब्रिल में देखो आपको ए, बी और सी 3 क्या मिल रहे हैं? सब फिब्रिल्स मिल रहे हैं, सब फाइबर्स मिल रहे हैं। तो ये तीनों सब फाइबर्स जब ए, बी और सी एक साथ मिलेंगे, तो इनको हम ट्रिपलेट फिब्रिल बोलेंगे, ठीक है? एक अकेला है तो फिब्रिल है, जब ये ए, बी और सी तीनों एक साथ एक-दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, तो एक कॉमन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट फिब्रिल, ठीक है? इसमें भी जो ए सबट्यूब्यूल्स है, मतलब इसमें जो ए फिब्रिल है, वो फर्दर आगे 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना है। अब इसको आप ऐसा समझ लो कि जो ए है, वो अगर आपने घर पे झाड़ू देखा है, जो बैम्बू स्टिक्स वाला बना होता है, ठीक है? उससे बना होता है। तो अगर आपने उसको देखा होगा, अगर मैं एक झाड़ू की बात करूँ, तो उसको मान लो कि वो ए है, या बी है, या सी है इंडिविजुअली। लेकिन अगर मैं उस झाड़ू में से एक-एक स्टिक को बाहर निकालूँ, तो वो क्या हुए उसके? वो उसके प्रोटोफिलामेंट्स हुए। तो वैसे बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट से मिला है और वो एक झाड़ू बन गया। ठीक है, वैसा ही है यहाँ पे भी कि जब बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट्स आपस में मिले, तो उन्होंने ए सब फाइबर या ए फिब्रिल की क्या कर दी? फॉर्मेशन कर दी। ए सब फाइबर की क्या करी? फॉर्मेशन करी। तो बस यही बोला है कि जो ए वाला सब फाइबर है ना, वो आपका वैसा 13 प्रोटोफिलामेंट्स का मिलकर बना हुआ है, और ये प्रोटोफिलामेंट्स भी एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है। ठीक है? और बी और सी जो है वो कंबाइंड 10 प्रोटोफिलामेंट्स के मिलकर बने हुए हैं। तो ये आप याद रख सकते हो कि ए 13 प्रोटोफिलामेंट्स का मिलकर बना है, और बी और सी कंबाइंड 10 प्रोटोफिलामेंट्स के मिलकर बने हुए हैं। अब ये प्रोटोफिलामेंट्स खुद किस चीज़ के बने हैं? ये बने हैं अल्फा, बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स के। ठीक है? इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रिपलेट फाइबर अपने एडजेसेंट ट्रिपलेट फाइबर से एक बीच में स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कनेक्टिंग फाइबर्स, या फिर सीए प्रोटीनेशियस लिंकर्स। क्या बोलते हैं इनको? कनेक्टिंग फाइबर्स बोलते हैं, या फिर सीए प्रोटीनेशियस लिंकर्स बोलते हैं। उसके बाद द सेंटर ऑफ सेंट्रियोल्स पोजेसेस अ रॉड शेप्ड प्रोटीनेशियस मास। अब अगर आप इसका सेंटर देखोगे, तो इसके सेंटर में आपको एक रॉड शेप्ड प्रोटीनेशियस मास दिखने को मिलेगा, जिसको हम हब बोलते हैं। इस हब से जो है वो 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स जो है वो पेरिफेरी, जहाँ पे ट्रिपलेट फिब्रिल्स हैं, उस तरफ को रेडिएट हो रहे हैं। ठीक है? तो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये आपका हब है। ठीक है? इस हब से देखिए 9 जो है प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपके इन पेरिफेरल ट्रिपलेट फिब्रिल्स की तरफ को रेडिएट हो रहे हैं। उनको हम बोलते हैं, उन पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं स्पोक्स। ठीक है? और हर स्पोक्स पे आप देखोगे कि 2 थिकनिंग्स प्रेज़ेंट हैं, एक एक्स थिकनिंग है, दूसरी वाई थिकनिंग है। जो एक्स थिकनिंग है, वो क्या है? जब ए सब फिब्रिल से अभी वो यूनाइट भी नहीं करा है ना, उससे पहले वहाँ तक जहाँ तक गया है, वहाँ पर ये थिकनिंग है। मतलब अभी इसने ए सब फिब्रिल से जॉइनिंग नहीं करी है, उससे पहले ही ये थिकनिंग यहाँ पे आ गई। ठीक है? दूसरी है वाई थिकनिंग। ये वाई थिकनिंग जो है बिल्कुल ऐसे सेंटर में है, जो 2 तरफ से तो बिल्कुल एक्स थिकनिंग के साथ लिंक कर रही है, ये अटैच हो रही है, और दूसरी तरफ से जो सीए लिंकर्स है ना, उससे अटैच हो रही है। ठीक है? अब यहाँ पे
चीज़ देखना कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको, जो आपका रेडियल स्पोक्स हैं, जो पेरिफेरी में फिब्रिल्स हैं, ये आपको कहीं न कहीं एक कार्टव्हील अपीयरेंस जो है वो दे रहा है सेंट्रियोल का, जब आप उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हो। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं डायग्राम में, तो इसके बाहर एक डेंस अमॉर्फस और प्रोटोप्लाज्मिक प्लेक्स प्रेज़ेंट हैं, जिनको हम मेस्यूल्स या फिर पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स भी कहते हैं, ये प्रेज़ेंट हैं। ठीक है? इनकी जो पोज़ीशन होती है इन मेस्यूल्स की या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स की, ये फिक्स नहीं होती है कि जहाँ है वहीं पे ही होंगे, बल्कि ये जो होती है वो क्या करती है, सेल का जिस तरह की स्टेट होगी ना, उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। अब आप देखोगे, जो मैंने आपको वाई थिकनिंग बताई, तो वाई थिकनिंग कहीं न कहीं एक क्राउन फॉर्मेशन कर रही है इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो ये जो न वाई थिकनिंग है, ये 9 राउंडेड अमॉर्फस थिकनिंग से मिलकर बना है ये क्राउन। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को जहाँ-जहाँ वाई है, तो अगर मैं उनको सबको देखूँ, तो वो एक क्राउन बना रहे हैं, और ये क्राउन बने हैं 9 राउंडेड अमॉर्फस थिकनिंग के। तो हम इनको जो है वो स्फेरॉइड्स या कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्पस्कल्स या स्फेरॉइड्स क्या हैं? तो वो वाई थिकनिंग्स को ही हमने कहा है, जो क्राउन बना रहे हैं उसका। ठीक है? और ये जो स्फेरॉइड्स है, ये आपकी हेल्प करते हैं जब G2 फेज़ चलता है सेल साइकिल का, उस दौरान जो न्यू सेंट्रियोल्स बनाने हैं ना, उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। प्लस ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो है वो ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं जब एस्टर फॉर्मेशन हो रही होती है, और जो सेंट्रियोल्स हैं उनकी डुप्लीकेशन में भी हेल्प करते हैं, जिसको हम न्यूक्लिएटिंग सेंटर्स बोलते हैं। ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा इसमें याद रख सकते हो। इसके बाद हम इसकी कंपोज़िशन की बात करें, तो जो आपके ये सेंट्रियोल्स हैं, ये किस-किस चीज़ के बने हैं? ये बने हैं आपके ट्यूबुलिन के, न्यूक्लियोटाइड्स के, लिपिड्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है? ट्यूबुलिन यहाँ पे एक प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के ये बने हैं। अब इसके फंक्शन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डीएनए प्रेज़ेंट नहीं होता है, लेकिन स्टिल जो है ये रेप्लिकेट कर रहे हैं, ये अपनी कॉपीज़ बना रहे हैं, न्यू सेंट्रियोल्स बना रहे हैं। तो ये कैसे बना रहे हैं? ये जो मेस्यूल्स हैं, जो मैंने आपको अभी बताए कि मेस्यूल्स क्या थे, अभी आपके जो बाहर अमॉर्फस प्रोटोप्लाज्मिक प्लेक्स प्रेज़ेंट थे, ठीक है? उन मेस्यूल्स या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट की मदद से जो है ये न्यू सेंट्रियोल्स को बनाते हैं, और ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे? ये स्पिंडल पोल्स बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं, एस्टर्स एनिमल सेल्स में बनते हैं, ठीक है? वो बनाते हैं। अब अगर आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा है, तो वहाँ पर 2 सेंट्रियोल्स प्रेज़ेंट होते हैं, एक डिस्टल, एक प्रॉक्सिमल। तो जो डिस्टल वाला सेंट्रियोल होता है ना, वो स्पर्मेटोज़ोआ की एक्सोनीम जो टेल की होती है, उसको बनाने में भी हेल्प करता है। साथ में जो आपकी बेसल बॉडीज़ हैं, ठीक है? सिलिया और फ्लैजिला में, ठीक है? उसमें भी ये ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है, मतलब उसको बनाने में भी ये हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से सेंट्रियोल्स जो हैं वो काफ़ी फंक्शंस प्ले करते हैं, मोस्टली सेल डिवीज़न के टाइम पे ही करते हैं। तो आप ये याद रख सकते हो। तो आज हमने पढ़ा सेंट्रियोल के बारे में, हमने उसकी थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा कि कहाँ पे क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है, क्या उसका अरेंजमेंट है, और उसके फंक्शंस को देखा, कंपोज़िशन को देखा। तो अगर आपको टॉपिक समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी क्वेरी है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।